को पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ऑफ कर लेंगे भाई। इसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से शुरू कर लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ने वाले थे, यही मैं बोल रहा था। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m से शो करते हैं। मैग्नेटिक यहाँ पर लिखेंगे क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल m से शो करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या पॉइंट लिख सकते थे ये मैं बताना चाह रहा था। तो पहली बात मैंने बताया था कि इसे अगर मैं बोलूँ तो डिनोट किससे किया जाता है, तो आप लिख सकते हो डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो यहाँ पर लिख लेंगे डिनोटेड बाय स्मॉल m। किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये पहली बात तो ये कि ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और दूसरे साथ ही साथ ये जीमान इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है भाई। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे होंगे तो आप इस जीमान इफेक्ट को जीमन प्रभाव के नाम से बोलते होगे। तो मैं यहाँ पर हिंदी भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। हालांकि कॉलेज वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जीमान इफेक्ट का क्या मतलब है। जीमान इफेक्ट को हम लोग जीमन प्रभाव बोलते हैं। इतना तक तो दिक्कत नहीं था। और मैंने ये बताया था कि ये जो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स को मैंने ये बताया था कि किसी भी एटम के चारों ओर का वह स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, उस स्थान को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसका डिस्कशन मैं आगे कराने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हमको पढ़ना भी है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ना है, साथ साथ शेप ऑर्बिटल पढ़ना है। तो सारा चीज़ मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन बस केवल इतना याद रखिएगा कि एटम के चारों ओर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसी को हम लोग ऑर्बिटल्स कह देंगे। और ये तो मैं आगे पढ़ा दूंगा। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे जीमान इफेक्ट क्या होता है। तो जीमान इफेक्ट सिंपल सा होता है। उसने ये बोला कि ऐसा कोई भी सोर्स जिसमें स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता होगा। जैसे मैं बताया था कि भाई अगर आप प्रिज्म से किसी भी व्हाइट लाइट को पास करते हो तो यहां पर 7 कलर देखने को मिलते थे। लाइन तो दिखाई दे रहा होगा ना, इसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। तो देखो एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कितने लाइन दिख रहे हैं, 7 लाइन दिख रहे हैं। अगर मैं ध्यान से बोलूं तो ये वाली लाइन में केवल एक ही लाइन दिख रहे होंगे, मतलब ये एक ही लाइन है ना। इस लाइन को अगर मैं क्या कर दूं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दूं, तो ये लाइन फर्दर एक से अधिक लाइन में स्प्लिट हो जाता है। मतलब क्या है, देखो मैं ये बता रहा हूं कि मान लो ऐसा व्हाइट लाइट है, पहले ये 7 कलर में स्प्लिट हुआ या जितने भी कलर में स्प्लिट हुआ होगा, मुझे मतलब नहीं है। मैंने बोला इतने लाइन में तो पहले टूट गया है। अब इसमें क्या कर दूंगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या इस स्पेक्ट्रम को मैं कहाँ लगा दे रहा हूँ, अगेन मैग्नेटिक फील्ड में लगा दे रहा हूँ। और मैं जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो ये जो लाइन दिख रहा है ना, लाइन स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ये लाइन स्पेक्ट्रम फिर अगेन स्प्लिट हो जाएगा, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, लेकिन एक से अधिक होगा। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मान लो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है 2 पार्ट में टूट गया, ये भी 2 पार्ट में टूट गया, ये भी 2 पार्ट में टूट गया, ये भी 2 पार्ट में टूट गया। तो हुआ क्या कि लाइन स्पेक्ट्रम फर्दर 2 पार्ट में स्प्लिट हो गए हैं। इस इफेक्ट को सबसे पहले जीमान नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसे जीमान इफेक्ट बोल देते हैं भाई। तो दूसरी बात हम लिखेंगे कैसे, तो सुनो, इसको हम कुछ इस तरह से समझने वाले होंगे, इसे मत कॉपी करो। पहले मैं समझाने वाला हूंगा क्या कि ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि स्पेक्ट्रम देता है। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, स्पेक्ट्रमी सोर्स बोल रहा हूं। इसको मैं स्पेक्ट्रमी सोर्स बोल रहा हूं। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने वाला स्रोत। हिंदी में सुन लो भाई, स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने वाला स्रोत। इस स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने वाले स्रोत को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख देता हूं तो इनके जो लाइन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, जैसे मैं इसे रख दूंगा तो ये इनके जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो एक से अधिक पार्ट में टूट जाते हैं। इस प्रभाव को सबसे पहले जीमान नामक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए हम इसे जीमान इफेक्ट के नाम से जानते हैं।
तो मेरे से क्लियर हो गया होगा। चलो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँगा, थोड़ा सा देखो कैसे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें पता चलने वाला होगा। कैसे मैं बताता हूँ। देखो आपको बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को लाइट प्रोवाइड करी जाती है, तो सबसे पहले लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाता है, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में रिटर्न होता है तब वह स्पेक्ट्रम देता है। मतलब ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में स्पेक्ट्रमी सोर्स है, स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने वाला स्रोत है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक स्पेक्ट्रमी सोर्स है भाई। और अगर ये स्पेक्ट्रमी सोर्स है तो अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखूंगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में रखूंगा, तो ये मोर देन वन लाइन में स्प्लिट हो जाएगा। देखो कैसे, आइए मैं समझाता हूं। मान लो इलेक्ट्रॉन वैसे तो होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं सब सेल्स के अंदर में। तो देखो इधर मैं क्या बताने वाला हूं कि मान लो ये एक पी सब सेल है भाई, मैं ऐसे बता दिया हूं, ये हमारा पी सब सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप 100% बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन। मैं पी सब सेल को, ये जो पी सब सेल है, मैं बोल रहा हूं कि पी सब सेल एक्चुअल में स्पेक्ट्रमी सोर्स है, या सब सेल है वो स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने वाला है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस पी सब सेल को मैं कहां रख दूं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दूं, तो 100% इसमें कुछ ना कुछ लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेंगे। जैसे मैं पी सब सेल को कहां रखता हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो इसके द्वारा 3 लाइन देखने को मिलते हैं। देखो ये पी सब सेल था, एक डब्बा था जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक्चुअल मैंने बोल के रखा था। अब इलेक्ट्रॉन जहां रहे हैं उसको मैंने कहां रख दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। और जैसे मैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में रखता हूं तो ये जो है ये पी सब सेल वो 3 लाइन में स्प्लिट हो जाता है। एक देखो, अगर ये बीच वाले को अगर आप 0 बोल रहे हो तो इधर वाले को माइनस बोलोगे, उधर वाले को प्लस बोलोगे। आप चाहो तो प्लस इधर बोल दो, माइनस इधर बोल दो, फर्क नहीं पड़ता है। पर मैं इतना बता रहा हूं कि पी सब सेल को जैसे मैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में रखता हूं तो इसमें 3 लाइन देखने को मिल जाती है। बीच वाली लाइन को मैं 0 बोल रहा हूं, सामने वालों को -1 बोल रहा हूं, और इसको मैं +1 बोल रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि पी सब सेल के अंदर में 3 लाइन दिखाई देते हैं, और इसी 3 लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं आजकल ऑर्बिटल्स। ध्यान देना भाई मैं क्या बोल रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे हम लोग ऑर्बिटल बोल देते हैं। अब अगर मैं ऑर्बिटल बोलूं तो एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम ही होते हैं, लेकिन काम की बात आगे है। पहले समझो यहां पर कि पी सब सेल के अंदर में कितने लाइन मिले, 3 लाइन मिले। 3 लाइन को मैं ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा बना दूंगा, ये हुआ एक लाइन ये वाली, दूसरी लाइन ये वाली, तीसरी लाइन ये वाली। तो देखो बीच वाले को आप क्या बोला करते थे, इसको 0, इसको माइनस, और इसको क्या बोला करते थे, +1। ये आपने 11th क्लास के अंदर रट्टा मार के आया होगा कि पी सब सेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम लोग -1, 0, +1 वैल्यू होता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये आया कहां से, तो आया है एक्चुअल में जीमान इफेक्ट से। इसको डिस्कस या किसको खोजा किसने था, या इसके बारे में बताया किसने था, तो ये बताया था जीमान इफेक्ट के बारे में। जीमान इफेक्ट ने बताया था इस सारे चीजों के बारे में। एक काम और कर लेते हैं पहले, लेकिन मैं इधर वाले को रफ करूंगा, इसको साथ पहले कॉपी भी कर लिए होगे। जैसे ये पी सब सेल्स था, और पी सब सेल के अलावा अगर मैं ये डी सब सेल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख देता हूं भाई, ये डी सब सेल एक डब्बा है, कुछ नहीं है। इस डी सब सेल को मैं कहां रख रहा हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख रहा हूं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखूंगा तो ये क्या करेगा, इसमें से 5 लाइन देखने को मिल जाते हैं भाई। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। तो क्या करेंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। देखो 5 लाइन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। और ये 5 लाइन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे भाई, बीच वाले को हम 0 बोल सकते हैं, तो इधर वाले को क्या बोलेंगे, -1, इसको क्या बोलेंगे, -2, इसको क्या बोलेंगे, +1,
और इसको क्या बोल देंगे +2। और इसी को आप लोग क्या बोलोगे ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल आप बोलोगे तो डी सब सेल के अंदर में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसको हम -1 -2 -1 0 +1 और इसको हम लोग +2 बोला करते थे। ये आपने 11th क्लास के अंदर में थोड़ा सा पढ़ा होगा जरूर। बताओ ये चीजें आपको क्लियर हो रही क्या, जरूर बताना। देखो अब क्या करूंगा, इसी तरह से एफ सब सेल के अंदर में पहले देखते हैं। तो एफ सब सेल को अगर मैं ध्यान से रखूं तो एक काम कह सकता हूं भाई कि ऐसी ही सेम चीज़ हम लोग का बोले, हम लोग ये बोले कि ये जो एफ सब सेल है इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में प्लेस कर देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में मुझे क्या करना है, इसको रखना है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखूँगा तो ये जो एफ सब सेल है ये 7 लाइन में स्प्लिट हो जाता था, कुछ इस तरह से, ऐसे कुछ इस तरह से। ये हो गया भाई, इसमें काउंट करो 7 दिख रहा है, 3 3 6 7 हो गया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे दोस्त, 0 बीच वाले को तो 0 बोलोगे, तो उसके जस्ट बगल वाले को आप क्या बोलोगे -1, इसको -2 और इसको हम लोग क्या बोलेंगे -3, इसको हम बोलेंगे +1, इसको बोलेंगे +2 और इसको बोलेंगे +3। ठीक है, ये क्वेश्चंस था एक्चुअल में। आगे थोड़ा सा और मैं डिस्कस करवाता हूं। देखना आप लोग को ये चीज सिखाई जाती है एक्चुअल में कि ये वैल्यू कैसे आया है। तो मैंने बता दिया है कि जो अभी मैं निकाला हूं, जो लाइन स्पेक्ट्रम में जो स्प्लिट हो जा रहा था जीमान इफेक्ट के अंदर में, इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ सब सेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, 7 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, जिसको मैं बना भी दे रहा हूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और यहां पर हो जाएगा 7। वैल्यू रख डालो, इसको हम लोग क्या बोलते थे -3 -2 -1 0 +1 हो जाएगा और यहां पर +2 और ये +3 हो गया। तो इस तरह से 7 ऑर्बिटल एफ के अंदर में पाए जाते हैं। तो देखो एफ ऑर्बिटल नहीं होता है भाई, एफ सबसेल होता है। और एफ सबसेल के अंदर में जो ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं इसकी वैल्यू ये है -3 हालांकि इसकी वैल्यू बोलते हैं पर ये ओरिएंटेशन है। एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये माइनस साइन और प्लस साइन ये चार्ज नहीं है भाई, इसका चार्ज -3 होता है, -2 होता है, -1, ये नहीं है। इसका ओरिएंटेशन है, दिशा है कि भाई 0 से इस साइड आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में, उस साइड है तो प्लस में हो जाएगा। ये बस इसका मतलब है, ये चार्ज नहीं होता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दी है। चलो एक काम कर लेते हैं, अगर इस वैल्यू को आप निकालना चाहो तो ऐसा बोलते हैं कि जो m की वैल्यू होती है वो -L2 + L होती है। हिंदी में बोलना चाहूं तो किसी भी m की वैल्यू -L से करके +L तक होती है। समझाता हूं कैसे। अभी देखो मैं सबसे क्या करने वाला हूंगा, 4s सबसेल कैलकुलेट करने वाला हूंगा भाई। तो यहां पर लिख लो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू कि वैल्यू ऑफ m कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 4s सबसेल, और 4s सबसेल के लिए कैसे निकालते बताओ। s सबसेल के लिए l की वैल्यू कितना होता है भाई 0, तो आप m की वैल्यू यहां पर निकाल डालो। m की वैल्यू निकालोगे तो L की वैल्यू दिख रहा है तो -0 से लेके +0, भाई 0 माइनस प्लस तो होता ही नहीं है, तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब m की वैल्यू 0 आ रहा है मतलब एक ही लाइन बनेगा, और एक ही लाइन होगा इसका मतलब 1 ऑर्बिटल होंगे। तो ये बात तो समझ में आ गया कि s सबसेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो आप बोलोगे 1 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। फिर दूसरा निकालता हूं मैं, किसके लिए निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं 4p सबसेल के लिए। p सबसेल में हम लोग क्या देखने वाले हैं, m की वैल्यू कितना आता है और उसी के साथ हम बता देंगे कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो 4p सबसेल बताओ, p सबसेल के लिए l की वैल्यू कितना आती है, तो आप बोलोगे 1। और अगर p सबसेल के लिए l की वैल्यू इतना आ रही है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, जरा देखो यहाँ पर। तो L = 1 हो गया। तो बताओ m की वैल्यू हमने क्या पढ़ के रखा है, तो आप बोलोगे -1 नहीं
-L से लेकर होता है +L तक। बताओ L की वैल्यू यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, और अगर 1 दिखाई दे रहा होगा तो क्या लिख सकता हूँ, -1 से लेकर के +1 तक। और -1 से लेके +1 तक कितने वैल्यू हैं? जिनको ये चीज़ें क्लियर नहीं है इधर देखो जरा कि -1 से लेके +1 तक कितने वैल्यू होंगे। हालांकि कॉलेज वाले हो दिक्कत नहीं आएगा, पर 11th क्लास वाले बच्चों को दिक्कत आती है भाई। तो यहाँ पर आप 0 थे ओरिजिन पॉइंट, इसके ऊपर वाला पार्ट को क्या बोला करते थे, +1, इसको आप +2, इसको आप +3, इसको आप क्या बोलते थे, +4। तो नीचे वाले को क्या बोलोगे, -1, इसको -2 और इसको -3, इस तरह से बोलते जाओगे आप मेरे ख्याल से। अब एक बात ध्यान से देखो कि मैंने बोला है कि m की वैल्यू -1 से लेके +1 तक है, और अगर ये -1 से +1 तक है तो बताओ वैल्यू कौन कौन से होंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 3 वैल्यू इसमें पॉसिबल होंगे भाई। एक तो देखो -1 होगा, एक 0 होगा और +1 होगा, और यही चीज़ हमने निकाल भी रखा था। तो बताओ m की कितने वैल्यू पॉसिबल है, -1 भी होगा, एक 0 भी होगा और +1 भी होगा। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि m इक्वल टू कितना होगा, -1, m इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और m इक्वल टू कितना हो सकता है, +1। और यहीं से मैंने एक क्वेश्चन दिया था 11th क्लास के लिए स्कूल में भाई, पर वो सॉल्व नहीं कर पाए, थोड़ा सा लॉजिकल था। आगे चलते तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आगे एक और वैल्यू निकालता, फिर आप कॉपी कर लेना आराम से। 4 किसके लिए निकालना चाह रहा हूं मैं, डी सबसेल के लिए। तो यहां पर लिखते हैं 4D सबसेल। बताओ डी सबसेल के लिए L की वैल्यू तो 2 होता है। अब अगर 2 होगा तो मुझे बता दो M की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला तो हमारे पास है -L से लेके +L तक। तो L की वैल्यू कितना दिख रहा है, -2, और 2 लिख देंगे यहाँ पर +2। अब देखो -2 से लेके +2 तक कितने वैल्यू दिखाई दे रहे हैं भाई। तो -2 से लेके +2 तक 5 वैल्यू दिखाई दे रहे होंगे। -2 -2 फिर -1, 0, +1 और +2। तो एक काम कर लेते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ वैल्यू दिखाई दे रहे होंगे, -2 फिर -1, 0, +1 और यहाँ से +2। तो m के 5 वैल्यू हैं d के लिए। इसका मतलब d सबसेल के अंदर में जो मैं आपको लाइन बता रहा था वो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो इसे आप कॉपी करो, फिर आगे और बता दो। f के लिए आपको SW मतलब होमवर्क के रूप में निकालना है। आगे चलते हैं, दैट इज 4th क्वांटम नंबर, और 4th क्वांटम नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलो देखते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर आपको पहले हुंड्स रूल पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बता पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको मैं एक तरीका बता देता हूं, देखो कैसे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4th क्वांटम नंबर, और जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर लिखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर को क्या क्या कर से भाई स्पिन क्वांटम नंबर तो सबसे पहली बात ये बताता है कि इसे हम लोग डिनोट किससे कर सकते हैं, तो डिनोटेड बाय स्मॉल s, इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरी बात ये बताता क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि स्पिन का, इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में बताता है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी है भाई। पहली बात तो क्या है देखते हैं। मैंने ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करते रहता है, मतलब ऐसे। लेकिन साथ ही साथ जब, अच्छा एक काम करता हूं मैं, क्या बताया भाई कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो फिलहाल में ऑर्बिट में गति कर रहा है या ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, चारों ओर गति करता है, तो उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसे हम ऑर्बिट मोशन नाम देते हैं। मतलब कि इसको हम लोग क्या दे देंगे, ऑर्बिट मोशन नाम दे देंगे। लेकिन ध्यान से देखना, जब ये न्यूक्लियस के साथ गति कर रहा है या मूव कर रहा है, उस समय साथ ही साथ ये अपने एक्सिस में भी मूव करते रहता है। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे
मान लो इस मार्कर के रिस्पेक्ट में मैं इसको घुमा रहा हूँ ऐसे करके, तो ये अपने एक्सिस में भी ऐसे घूमते रहेगा भाई, कुछ इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, ये इसके चारों ओर तो घूम ही रहा है, साथ ही साथ अपने एक्सिस में भी घूम रहा होगा। ठीक है, जैसे सन, अगर सन बोलोगे कि सन अर्थ है, वो सन का चारों ओर चक्कर लगाता है ना, और साथ ही साथ अपने एक्सिस में भी घूमता है, 24 घंटे में अपना एक्सिस कंप्लीट कर लेता है, जिससे दिन और रात होते हैं, ये बात तो ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इसके साथ साथ तो घूमता ही है, साथ ही साथ अपने एक्सिस में भी घूमता है। तो क्या बोलते हैं कि जब ऑर्बिट में मूव करता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसको हम ऑर्बिट मोशन बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस में मोशन करता है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट मोशन के अलावा कौन सा मोशन मैंने बोला है, एक्सिस मोशन बोल रहा है। और जब ये अपने एक्सिस में मोशन करते हैं या अपने एक्सिस में घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज स्पिनिंग मोशन या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्पिन दो ही तरीके के पॉसिबल है, एक तो हो सकता है इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की दो पॉसिबिलिटी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो अपने, देखो मैंने इसको एक्सिस बनाया है भाई, ये हमारा एक्सिस है और इसी एक्सिस के दो और गति कर सकता है, एक तो ऐसे घूम रहा है और दूसरा ऐसा हो सकता है ये इधर से घूमना शुरू कर दे। तो देखो ये वाली तो मुझे 100% क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, क्लॉकवाइज मूवमेंट बोल रहा हूं या क्लॉकवाइज स्पिन बोल रहा हूं। और दूसरी वालों तो इसके जस्ट अपोजिट दिख रहा होगा, और जस्ट अपोजिट दिख रहा होगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज बोल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो तरीके से गति करता है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ, फिर आपको और एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया भाई एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज का क्या मतलब हो, जो घड़ी की दिशा में घूमे, घड़ी जैसे घूमता ना इस तरह से, तो ये क्लॉकवाइज है। जब उल्टा घूमे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। वामा और तो दक्षिणावर्त ऐसे कुछ बोला जाता है, याद भी नहीं कर पाओगे उसको, लेकिन इंग्लिश याद कर सकते हो आराम से। बेटा यहाँ पर काम क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हाफ से। ठीक है, 1/2 प्लस हाफ या प्लस 1/2 बोल सकते हो, जबकि एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग शो करते हैं -1/2 से। तो ये इसका कहानी था स्पिन क्वांटम नंबर का। साथ ही साथ एक और है इसका रिजल्टेंट स्पिन, जिसको हम लोग एस, कैपिटल एस से शो करेंगे। इसका होता है √SS+1 करके, वो बाद में देखेंगे। लेकिन पहले इतना बात बता दो, आपको क्लियर हुआ कि नहीं, कि दो मोशन मैंने जो बताया है, एक ऑर्बिट मोशन और साथ ही साथ एक्सिस मोशन। जब एक्सिस मोशन करता है उसको हम लोग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये दो तरीके के पॉसिबल है, एक तो क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज होगा तो उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन को हम +हाफ बोलेंगे, जबकि एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम -हाफ बोलेंगे। ये चीज़ें ज़रा मुझे बता दो कि आपको ये क्लियर हो गई क्या, और नहीं तो कैसे, कहाँ पर दिक्कत आई वो भी बताना। क्लियर है बोल रहे हैं, ठीक है। नेहा गुप्ता राजेश्वर ही बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, राजेश्वर दोबारा से लिख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो एंडिंग हम लोग क्या डालने वाले होंगे, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल या लॉ लिख सकते हो, मैं रूल लिख रहा हूँ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और ये भी एग्जाम के पॉइंट व्यू से बीएससी के लिए तो फेमस क्वेश्चंस है, एकदम मार्केट में चल रहे हैं भाई ये। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हुन्स का अधिकतम बहुलता नियम शायद बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हुन्स का अधिकतम बहुलता नियम, शायद यही नाम है, शायद नहीं, कंफर्म है, अधिकतम बहुलता नियम, ये इसका नाम है भाई। चलो ये रूल्स क्या बोलता है, ये रूल्स को चलो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँगा
कि s और p और d साथ ही साथ f ऑर्बिटल्स हमने पढ़ रखा है कि f सबसेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल होंगे, d के अंदर में कितने होंगे, p के अंदर में कितने होंगे, s के अंदर में कितने होंगे। तो चलो सबसे पहली बात हम लोग क्या करने वाले होंगे, सबसे पहले मैं s ऑर्बिटल्स के बारे में भरना चाह रहा हूं। देखो मान लेते हैं कि s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, मैं पिछले क्लास में भूल गया था, वहां पर लिख लेना कि जो मैंने यहाँ पर लिखा था वहाँ पर लिख लेना कि जो ये प्लस हाफ वाला था, प्लस हाफ था, उसको हम ऐसे शो करते हैं, और जो माइनस हाफ जिसको मैं एंटी क्लॉकवाइज बोला था उसको हम ऐसे शो करते हैं। बस ये चीज़ मैंने भूल गया था, वहाँ पर लिख लेना, जल्दी जल्दी में हो गया था। बट अब देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो प्लस हाफ वाला है, अगर इसी एस सबसेल के अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहूँ तो मैं कैसे भरूंगा, 1 और यहाँ पर 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विथ अपोजिट स्पिन होंगे। मतलब कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे जिनकी स्पिन अपोजिट होना चाहिए, ये रूल का कहना था। आगे चलते हैं और मैं बताता हूं। जैसे अगर मुझे p ऑर्बिटल्स को भरना है तो p1 अगर इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब p सबसेल के अंदर में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमको पता है कि p के अंदर में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो कैसे लिखेंगे, 1, अगर इसमें आ जाए 2 तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है कि मैं ऐसे भर दूं या फिर मैं ऐसे भर दूं। कैसे भाई, ऐसे, और या फिर मैं ऐसे भर दूं, या मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि इसको मैं पहले ऐसे भर दूं फिर ऐसे भर दूं। तो 3, ये देखो ये सारे के सारे रूल्स गलत हो जाते हैं। इसमें से अगर मैं आपको बोलूं तो एक ही पॉसिबिलिटी है। आगे चल लेते हैं, मैं और बताता हूं। जैसे मैं p3 लिख दिया हूं भाई, और p3 में अगर लिखना चाहूं तो 1 2 3 भर सकता हूं, या मैं अगर मन करे मेरा तो 1 2 और 3 भर सकता हूं। ऐसे भरने की चांसेस है क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तो मैंने बता दिया यहाँ पर। तो ये अपोजिट तो है, लेकिन ये रूल्स कहता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका नहीं है। वो ये कहता है कि किसी भी सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं चला जाता है। समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या मैं बताना चाहूँ, मान लो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने ऐसे भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं ऐसे नहीं भरूंगा कि पेयर्ड करा दूंगा। वो बोला है कि पेयरिंग तब तक नहीं कराना है जब तक कि इस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाए। मतलब पहले ये फिर ऐसे भरना है भाई। आगे देखते हैं, जैसे 3 भरना है तो मैं कैसे भरूंगा, पहले तो सिंगल सिंगल करूंगा फिर डबल कराऊंगा। आगे देखते हैं p4 के अंदर में, तो अगर मुझे p4 भरने हैं तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं तो सिंगल सिंगल भरूंगा, और उसके बाद नहीं है तो फिर मैं पेयर्ड कराऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगा विथ अपोजिट स्पिन। आगे मैं समझाऊंगा क्यों ऐसे होता है। और इसी तरह से अगर मुझे p5 फिल करने हैं तो मैं कैसे फिल करूंगा भाई, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे इसको तो हम लोग सीखे थे 11th क्लास के अंदर में, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, जो जो छूट गए होंगे उनकी बात बोल रहा हूं। देखो काम की बात क्या है, अगर मुझे p4 ऐसे भरना है, p5 ऐसे, p6 ऐसे, तो इसमें खासियत क्या है आप देखो। सबसे पहले मैंने सिंगली इलेक्ट्रॉन्स भरा होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरा होगा, उसके बाद पेयर्ड कराया होगा, और जब मैं पेयर्ड कराया हूं तो उनके इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट दिखाई दे रहा होगा। ये यही कहना चाहता है कि किसी भी सबसेल्स के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होता है जब तक कि उस सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं चला जाता। ठीक है दोस्त, ये मैं आपको कहना चाह रहा था, ये मैंने आपको बता भी दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको क्लियर है।